की गई है इकबाल सिंह जी की तरफ से, क्या आप इस बात से सहमत हैं या कोई आपत्ति आप जताना चाहेंगे? बिल्कुल सहमत होने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक में जाकर या मीडिया के मित्रों को बुलाकर जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनकी खुद की जो सत्ता है, जो उनकी ताकत है, जिस मिनिस्ट्री का वो करते हैं संचालन, उनको खुद ये नहीं पता क्या क्या आके मतलब मीडिया में आकर कहने से कोई अगर दहशतगर्दी की एक्टिविटी में है तो उनके कहने से चला जाएगा, आपको ऐसा लगता है? मतलब ये ठीक है, वो हम रिस्पेक्ट करते हैं उनका, लेकिन ये जिन चीजों की वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को कानूनी तर्ज पे जो काम करने की जरूरत है वो करने के बजाय दूसरी बात करें। दूसरे नंबर की बात कि मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन्हीं चुनाव में दसियों बार अपने प्रचार और प्रसार में उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 10 बार डिटेल्स मांगी, डेटा मांगा कि आपके पास गैर कानूनी तरीके से कितने घुसपैठिए हैं। सरकार के पास कानूनी कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए जिस तरीके का पैनिक वो सोसाइटी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बजाय करने की ये जरूरत है कि जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें और सबसे पहले उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट में डालें जिन लोगों ने करप्शन के चलते किसी का आधार कार्ड बना के दिया, किसी को पैन कार्ड बना के दिया या और दूसरी योजनाओं में दिया। लेकिन वो ये नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे और समाज के बीच में अब घुसपैठिए, मुझे बताइए, घुसपैठिए को मुखालिफत करने तो कोई आने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कहीं भी एक सिंपल एफआईआर अगर हुई है तो मुझे बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको कुछ। अच्छा, जो लोग आए उनके खिलाफ सिंपल एफआईआर, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो लोग लिप्त हैं, जो प्रशासनिक तौर पे लिप्त है, भाई आधार कार्ड जो है वो कोई घुसपैठी आके तो बताएगा। अच्छा, मेरे को एक चीज जाननी है, कर्मचारी होगा जिसका सिक्का लगा होगा। अब मेरे को एक चीज जाननी है, मेरे को जरा ये बताइएगा, आपने कहा कि जो लोग लिप्त हैं, जो उनको आधार कार्ड देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज ही की खबर है, ये गुजरात के सूरत से खबर है। सूरत में एक बांग्लादेशी मुस्लिम को पकड़ा जाता है जिसका आधार कार्ड जिसके पास मिला है, जिस पर हिंदू बदलकर उसने दस्तावेज अपना हिंदू कराया। सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जिस मदरसे को फंड मिलता है वहां से दस्तावेज प्रोवाइड कराए गए हैं। ये गुजरात पुलिस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिक्र भी किया है। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस पर आपत्ति भी जताई है कि ये बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है। और हाल ही पुराने बजट में, अभी लेटेस्ट बजट की बात की जा रही है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 5,530 करोड़ रुपए मदरसों के लिए सैंक्शन किए हैं। अब वहां से अगर इस तरह के प्रोवाइड हो रहे हैं, इस तरह के दस्तावेज प्रोवाइड हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप, दानिश जी? मैं बताऊं, देखिए, जहां तक कानून और वैधता की बात है, मैं आपको बताऊं, इसी गुजरात के अंदर में यहाँ से हमारे वहां के वो आते हैं गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, उनके वहां से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर बड़ौदा है, जहाँ पर कानूनन और जायज डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी तरफ से आपने कहा कि कार्रवाई, अगर जो इनको ऐसे दस्तावेज प्रोवाइड कराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए? दानिश जी, आपने ये कहा ना, अब यहाँ पर पुलिस कह रही है कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के जो मदरसे वहां से प्रोवाइड कराए गए। अब बताइए, पूरी बात तो सुनिए, मैं आपको बताऊं, पूरी बात नहीं सुनेंगे ना आप, दिक्कत क्या है? देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास कानूनन दस्तावेज हैं उसके लिए भी मुखालिफत कर रही है भारतीय जनता पार्टी का। और रह गई बात इन्वेस्टिगेशन की, तो गुजरात में तो गुजरात मॉडल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना जाता है। सिर्फ एफआईआर हो, सुनिए, सिर्फ एफआईआर, मुझे ये बताइए, जिसने ये काम ये जिसने सर्टिफाइड किया उसके खिलाफ क्या एफआईआर में आरोप है उस प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ? नहीं है। अरे तो कार्रवाई पूरी की जा रही है। उसने बता दिया है कि इस मदरसे से उसको मिले थे ये दस्तावेज, बांग्लादेशी मुसलमान था, नाम बदलकर हिंदू बना दिया गया, उसने बताया है पुलिस को। ये आरोपी में लीजिए ना उसको, के बिना तफ्तीश के आपने ये सर्टिफाइड कैसे किया? लीजिए उसको आरोपी में। बताइए, सबूत भी मिल गया? अवधेश जी अब भी नहीं मान रही है। अवधेश जी, सबूत, अब तो सबूत मिले। हाँ, नहीं, देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ मैं दानिश जी। दानिश जी की अपनी समस्या है कि ये भी नहीं दिखना चाहते हैं कि घुसपैठियों के समर्थन में है और घुसपैठियों का विरोध भी नहीं करते हैं। ये दो स्थितियां होती हैं। ये बात सही है, अगर किसी राज्य में आधार कार्ड बना है हिंदू नाम से तो उस राज्य के प्रशासन की विफलता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, इसमें ये इशू दो बातें हैं इसमें।
किसी भी देश में घुसपैठी आ जाएंगे, अगर उनकी पहचान नहीं होगी, समाज में घुस जाएंगे तो अनेक समस्याएं पैदा करते हैं। भारत में भी हुई है, दुनिया में भी हो रहा है, पूरा यूरोप इससे परेशान है और बाहर के लोगों को आने से रोक रहा है। इस समय फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, सब जगह ये आवाज उठ रही है कि इनको रोका जाए। कहीं कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें भारत को भी होना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई है। और एक बात और बताता हूं कि रोहिंग्याओं को भारत में आने के पीछे भी कुछ भारतीय तत्व थे। अगर नहीं होते तो भाई रोहिंग्या अगर म्यांमार से आ रहे हैं तो वो पूर्वोत्तर में रह सकते हैं, बंगाल में, थोड़ा बहुत बांग्लादेश से आएंगे तो बिहार में हो सकते हैं। वो हैदराबाद में जाके अगर बस रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर में ले जाके बसाया जा रहा है, तो लोग तो इसके पीछे थे तभी बसाए गए हैं। लेकिन अब इसका एक दूसरा पक्ष देखिए ऐसा सच ये है कि इस देश में 40-42 हजार जो रोहिंग्या हैं, उनमें से ज्यादातर की पहचान है। उनको रिफ्यूजी का कार्ड मिला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अनेक जगह गया हूं, उनको रिफ्यूजी का कार्ड मिला हुआ है। बहुत जगह वो छोटे छोटे कारोबार कर, छोटा छोटा सब्जी बेचने का फलाने कारोबार करते हैं, कुछ उसमें जो है मजदूरी भी करते हैं। असल समस्या हमारे यहाँ के उपद्रवी तत्व है जो रोहिंग्याओं का ज्यादा केसों में रोहिंग्याओं का अपराध में इस्तेमाल करते हैं, डरा धमका के। जो नूह में जो हिंसा हुई थी उसमें रोहिंग्याओं का घर उजाड़ेंगे। मैं वहां गया था कर्फ्यू के समय में बात में, लेकिन मैंने जब पता किया है तो वहां के जो बदमाश मुस्लिम थे अपराधी, उन लोगों ने उनका यूज किया था। तो ये भारत में ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोहिंग्या को 40,000 रोहिंग्या इस देश के लिए इतनी समस्या हो सकता है। 2 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले से यहां है, जिन पर तमाम बातें हो रही हैं। और अभी तक के ज्यादातर टेररिज्म जो घटना हुई है उसको मत भूलिए, जो ISIS में गए हैं वो आपके यहां के लोग ज्यादा रहे हैं। ये एक इशू है रोहिंग्याओं का। लेकिन रोहिंग्याओं के इशू को जो आज अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की आज नींद खुल गई है, सरकार के 5 साल या 10 साल बीतने के बाद जो आज वो बोल रहे हैं, ये तो दुनिया जानती है कि हमारे देश का जो, अगर नहीं सुनिए, हमारे देश का जो नागरिक नहीं है उसके लिए हमारे देश में सुविधाएं नहीं होंगी। इसमें वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग ने कभी यह विषय पहले नहीं उठाया कि बाहर के घुसपैठियों के कारण हमारे यहां के मुसलमानों का, हमारे यहां के लोगों का कैसे हक मारा जा रहा है। न एक स्टडी रिपोर्ट दिया है, सब लोग केवल राजनीतिक पॉलिटिकल यूज की तरह घुसपैठियों का और इसका मामला उठाते हैं। इसके समाधान की दिशा में, इनको वापस कैसे किया जाए उसकी दिशा में हम लोगों ने भी इसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन कोई काम कभी होता नहीं है। और इस देश की पॉलिटिकल ऐसी पार्टियां हैं जो इनके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा जी, समस्या सेकुलरिज्म के नाम पर। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय वर्मा जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा है? नमस्ते। देखिए, अभी 2014 में एक पूर्ण देश के प्रधानमंत्री आए थे, अब 1/3 प्रधानमंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से सवाल पूछता है अपोजिशन और देश की जनता। तो 40,000 मेरे अभी भाजपा का चश्मा और RSS का चश्मा लगाए एक मित्र बोल रहे थे। फिर से मतलब अजय जी, मतलब शुरुआत हुई नहीं कि आप व्यक्तिगत पहले हो गए। 40,000 बदतमीज आदमी को मैं कभी रिएक्ट नहीं, मैं मतलब शुरुआत हुई नहीं कि आप व्यक्तिगत, ये बीच में ना बोले। 40,000 बता रहे हैं इनको अजय जी, बहुत अजीब लगता है। देखिए, मैं हमेशा आपको अजय जी, आप बता रहे हैं, एक मिनट अजय जी, मैं हमेशा आपको बहुत सम्मान के साथ में आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन आप टू द पॉइंट नहीं रहते हैं। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इधर उधर व्यक्ति किसी का सुनते भी नहीं है। बोलिए अजय जी, अच्छा बोलिए, टॉपिक पर आइए। अरे सुन तो लीजिए भैया मेरी। नहीं, आप किसी को 40,000 ये रोहिंग्या बता रहे हैं। हाँ, अरे नहीं दे रहे भैया, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। 40,000 अगर 4,000 हर साल भी भगाते 145 करोड़ में तो उसकी परसेंटेज कुछ नहीं आती। लेकिन सरकार की नीति और नियत में बहुत फर्क है। सरकार करती कुछ है, दिखाती कुछ। आज तक मुझे कोई भी डाटा आप बता दो या ये बता दें, भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि इन्होंने हिंदुस्तान से 2014 से लेके और 24 तक कितने रोहिंग्या भगाए हैं, कितने निकाले हैं, कितनों का कैंसिल कराए। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन, सरकार का एजेंडा था 2014 में चुनाव में बंगाल में जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे या और भी उस लगी हुई सीमा पे जाएंगे तो सबसे पहले घुसपैठिए रोहिंग्या, ये इनका पॉलिटिकल विंडेटा है। इस पे काम करना नहीं चाहते। जैसे इलेक्टोरल वांट पॉलिटिकल विंडेटा, जैसे नीट पेपर लीक होना पॉलिटिकल विंडेटा,
क्योंकि इन्हें सरकार गिराने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए सरकार को। अच्छा, तभी तो ऑपरेशन लोटस कामयाब होता है, जब सरकार गिराने के लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए होते हैं। अब वो पैसा तो इसी तरह से सरकार ला सकती है, या तो कोल घोटाले से, या नीट घोटाले से, या आपके नोटबंदी के बाद, आप सुनिए रोहिंग्या